डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम तुलनात्मक राजनीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में हमने समझा और पूर्व व्याख्यान में इसकी विशेषताओं के बारे में भी जाना। इस व्याख्यान में हम तुलनात्मक राजनीति के राजनीतिक विकास सिद्धांत के आधारभूत स्वरूप को और राजनीतिक विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा करेंगे। सामान्य रूप से राजनीतिक विकास के सिद्धांतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो पहली श्रेणी है उसे लिबरल थ्योरी के नाम से, उदारवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा जो सिद्धांतों की श्रेणी है उसे मार्क्सवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत दोनों ही एक दूसरे के विपरीत स्वरूप में राजनीतिक विकास की वकालत करते हैं। जहां उदारवादी सिद्धांतकारों का यह मानना है या उदारवादी सिद्धांतकारों की यह मान्यता है कि राजनीतिक विकास केवल और केवल उसी परिस्थिति में संभव है जबकि विकास के सभी पक्षों को लेकर आगे बढ़ा जाए और जो पाश्चात्य मॉडल है, पश्चिमी मॉडल है, प्रतिमान है, उस प्रतिमान के आधारभूत स्वरूप को स्वीकार करते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जबकि मार्क्सवादी सिद्धांतकारों का यह मानना है, जिनमें कार्ल मार्क्स, लेनिन, एजे फ्रैंक और समीर अमीन महत्वपूर्ण हैं। इन मार्क्सवादी चिंतकों की मान्यता है कि जो पाश्चात्य चिंतन का प्रतिमान है अथवा राजनीतिक विकास का जो उदारवादी मॉडल है, वह उदारवादी मॉडल विकासशील देशों या डेवलपिंग सोसाइटीज की डेवलपमेंट में सहायक नहीं है, क्योंकि उस उदारवादी सिद्धांत या पश्चिमी सिद्धांत या विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आधारित या उसके आधारभूत सिद्धांतों और मान्यताओं पर सर्जित किया गया सिद्धांत विकासशील देशों या पिछड़े हुए देशों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, पारिस्थितिकी व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतकार उदारवादी सिद्धांत का विखंडन करते हैं, जबकि उदारवादी सिद्धांतकारों में डब्ल्यू रोस्टोव, केनेथ ऑर्गिन्स्की, ल्यूशियन डब्ल्यू पाई, आमंड व पावेल, जैक ब्राइब, एफ डब्ल्यू रिक्स और सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन का मुख्य योगदान है। आइए अब इन सिद्धांतकारों के दृष्टिकोण में राजनीतिक विकास किस तरह से संभव है इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए 4-5 व्याख्यान आपको देखने और सुनने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय बिंदु है और राजनीतिक विकास के इन विविध सिद्धांतों को या इन राजनीतिक विकास के संदर्भ में जो राजनीतिक चिंतकों के अलग अलग विचार हैं, आइडियाज़ हैं, दृष्टिकोण हैं, पर्सपेक्टिव है, उसको समझना होगा। तो आज सबसे पहले व्याख्यान में हम 3 विचारकों का राजनीतिक दृष्टिकोण समझेंगे। डब्ल्यू रोस्टोव, केनेथ ऑर्गिन्स्की जो दोनों आर्थिक दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल देते हैं, और ल्यूशियन डब्ल्यू पाई जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण पर अधिक बल देते हैं, जो राजनीतिक विकास को स्थापित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उदारवादी सिद्धांत में डब्ल्यू रोस्टोव की राजनीतिक विकास के सिद्धांत की बात करें, जो कि बेसिकली आर्थिक सिद्धांत पर निर्भर है। साथियों, रोस्टोव के सिद्धांत को एंग्लो अमेरिकन और वेस्टर्न मॉडल ऑफ मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से पश्चिमी दुनिया में बाजारीकरण, मार्केटाइजेशन और बाजार का विकास हुआ है, कैपिटलिज्म का विकास हुआ है, इंडिविजुअलिज्म और लिबरलिज्म के बाद जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आई है, या जिसे हम कह सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, स्वतंत्र बाजार प्रणाली, जो कि एब्सोल्युटली कंपटीशन पर आधारित होती है, या इसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बाजार के अंतर्गत प्रतियोगिता के सिद्धांत होते हैं और प्रत्येक
व्यक्ति या फर्म या इकाई स्वतंत्र रूप से बाजार में लाभ प्राप्ति की आशा में प्रवेश कर सकती है, और यदि उसे जोखिम होता है, हानि होती है, नुकसान होता है, घाटा होता है, तो वह बाजार छोड़कर जा सकती है। ये मार्केट का सिस्टम डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर लागू होता है। यहाँ जीने का हक केवल उसे ही होता है जो जीवन यापन करने की क्षमता रखता है। संघर्ष की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है। यह एक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण है। इसकी मान्यता है ह्यूमन इज ए इकोनॉमिक मैन। जो व्यक्ति होता है वह एक आर्थिक प्राणी होता है, और वह आर्थिक व्यवहार के माध्यम से संचालित होता है, जिसे इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर कहा जाता है। और वह कंज्यूमर हमेशा अपना जो कॉस्ट या जो मनी खर्च करता है, वह मिनिमम जो कॉस्ट है उस पर मैक्सिमम बेनिफिट को प्राप्त करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, दोनों की देखो कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट होता है। उत्पादक ये चाहता है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, और उपभोक्ता चाहता है कि कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक सेवा प्राप्त की जाए। दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन हैं, और जहां दोनों की ये पावर्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या बैलेंस में आती हैं, उसे ही हम संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। रोस्टो के अनुसार जो परंपरागत समाज हैं, सोसाइटी हैं, वो अविकसित समाज होते हैं। किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से वो अविकसित होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता है, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की अप्रोच नहीं होती है, उसका प्रसार नहीं होता है, उसकी कमी देखने को मिलती है। इसलिए वो परंपरागत साधनों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। रोस्टो का ये मानना है कि मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बोथ आर इक्वल। ये दोनों ही एक दूसरे के समान हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से ही मॉडर्नाइजेशन को, और मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से पॉलिटिकल डेवलपमेंट को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह शुद्ध रूप से पूंजीवाद पर आधारित सिद्धांत है, व्यक्तिवाद पर आधारित सिद्धांत है, और उदारवाद पर आधारित सिद्धांत है। व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है, और इसलिए जो व्यक्ति जिसमें विवेक है, जो बाजार में मुनाफा प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति बाजार को संचालित करेगा। विकास को आधुनिकीकरण के रूप में व्यक्त किया, यही मॉडर्नाइजेशन है। दुनिया भर में जो मार्केटाइजेशन, बाजारीकरण हुआ है, या एलपीजी और तमाम तरह की जो अवधारणाओं के बाद विश्व अर्थव्यवस्थाएं एक हुई हैं, वह इकोनॉमिक एरा की बात है। जैसे नॉर्मल आपने सुना होगा कि अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु या संपूर्ण राज्य का जो केंद्र बिंदु है, वो फाइनेंस है, वित्त है, इकोनॉमी है। ये सबसे बड़ा आधार है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी कोई एक्टिविटी कर रहा है आर्थिक प्राणी के हिसाब से, वह पैसे के लिए कर रहा है, मुनाफे के लिए कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए वह एक्टिविटी कर रहा है। हालांकि पूर्णतः सही नहीं है, परंतु इस दृष्टिकोण की मान्यता है। अपनी इस मान्यता को डब्ल्यू रोस्टो ने द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960 में डिज़ाइन किया है। देखिए, कार्ल मार्क्स के चिंतन के ये विपरीत है। कार्ल मार्क्स का चिंतन जो 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में डिज़ाइन हुआ, दास कैपिटल में डिज़ाइन हुआ, और उसने अपनी रचनाओं में से व्यापक रूप से समझाया। जैसे साम्यवादियों घोषणा पत्र की बात करें तो वह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही डिक्लाइन करने की बात करता है, या वो कहता है कि आर्थिक संरचना ही मुख्य मुख्य कारक है जो शोषण को, राज्य को, धर्म को और वर्गों को स्थापित करता है। परंतु रोस्टो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो इकोनॉमी को ही, इकोनॉमिक फैक्टर को, आर्थिक कारक को मुख्य मानता। उसने कहा 5 अवस्थाओं से गुजर कर कोई राजनीतिक विकास के ध्येय को राज्य प्राप्त कर सकता है। पहली जो अवस्था है उसे परंपरागत अवस्था या ट्रेडिशनल स्टेज कहा जाता है, जिसमें आदिम अवस्था होती है, और कृषि और जो पाश्विक समाज है, पशु समाज है, उस पर अर्थव्यवस्था ज़्यादा केंद्रित होती है, और वो अपनी संपूर्ण व्यवस्था का संचालन शारीरिक श्रम पर आधारित क्रमों से करते हैं। शारीरिक श्रम पर आधारित या लेबर फोर्सेस जो होती है, उससे ही अर्थव्यवस्था रन करती है। इसके आगे की दूसरी अवस्था, जिसे सक्रांतिकालीन या उत्कृष्ट अवस्था, पूर्व उत्कृष्ट अवस्था, द प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ स्टेज, जो हम कह सकते हैं कि विमान जो ज़मीन पर खड़ा है वो एक ट्रेडिशनल स्टेज को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज़
ऊपर उड़ने की स्थिति में आता है, रनवे पर जाता है, तो वह एक उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की, ऊपर उड़ जाने की एक अवस्था होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर आपने सुने होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर जिसको आप कह सकते हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की ओर जाने की अवस्था है। तीसरी जो अवस्था है जिसे टू टेक ऑफ स्टेज कहते हैं, इसका मतलब जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ हो जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ान भर लेगा, ये उत्कृष्टता की ओर चला गया है। इस अवस्था को सर, इसका मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की अपेक्षा जो सर्विस सेक्टर है या तृतीयक जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, उसकी भूमिका आगे बढ़ना या प्रभावी होना शुरू कर देती है। प्रौढ़ता की ओर प्रेरक अवस्था, अब यह अवस्था है कि आप कंटिन्यूटी अपने इस लेवल को, टेक ऑफ का जो लेवल है, उड़ान भरे हुई आकाश में जो उड़ रही है, उस उड़ान को बरकरार रखें, कंटिन्यू ये हवाई जहाज उड़ता रहे। ये ड्राइव टूवर्ड्स मैच्योरिटी स्टेज की तरफ है कि जो आप हवाई जहाज को रन कर रहे हो, चला रहे हो, दौड़ा रहे हो, उड़ान भर रहे हो, तो उसको आप सतत रूप से बरकरार रखें। और अंतिम जो अवस्था है वो उच्च जनपुंज उपभोग की अवस्था, हाई मास कंजप्शन स्टेज है, कि जब आप इतना प्रोडक्शन होगा मार्केट में, तो जो भी वस्तु और सेवाओं की कीमत अदा करता है वह तमाम तरह की वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर सकता है। यह इस अवस्था को अभिव्यक्त करता है जो सभी सोसाइटी में आर्थिक रूप से उसका करना है कि लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तो यही राजनीतिक विकास है। जो दूसरे विचारक हैं AFJ ऑर्गेन्स की, उनका ये मानना है कि राजनीतिक विकास को प्राप्त करने के लिए जो रोस्टो की थ्योरी है वो सही है, परंतु वो कह रहा है कि इसको हम आर्थिक रूप से ही नए ध्यान में देकर इसको राजनीतिक स्वरूप में समझें, और इन अवस्थाओं को आर्थिक अवस्थाओं में विभाजित न करके राजनीतिक अवस्थाओं में विभाजित करें। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी पुस्तक दी स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास की अवस्थाएं, किताब का नाम यही रखा है, राजनीतिक विकास की अवस्थाएं। तो वह आर्थिक स्वरूप को अंतर्निहित करते हुए राजनीतिक जो लक्ष्य है उसको डिजाइन करता है। और वो 4 अवस्थाओं की बात कही है उसने। नंबर 1 पर जो पहली अवस्था है जिसे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और प्राइमरी यूनिफिकेशन स्टेज, राजनीति का एकीकरण की जो अवस्था है, उस अवस्था की बात कहता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो राज्य है या जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं में इंटीग्रेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और उसके बाद ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है या डाइवर्सिफाई पाई जाती है, या जो फेडरल सिस्टम है, उनकी अपेक्षा जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो प्रोसेज की पार्ट हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम के ऑर्गेन्स हैं, उन सब में एक यूनिफिकेशन होना चाहिए। तो वह एक एकीकरण की अवस्था है कि सारे जो टूल्स हैं या सारे जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो एक दिशा में पावर का यूज करते हैं या गतिमान होते हैं या कार्य करते हैं, तो उसको राजनीति एकीकरण की अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज औद्योगिकरण की अवस्था है। जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा वैसे ही काम किया जाएगा जैसे कि मान लो एक इंडस्ट्री में काम किया जाता है, और उसका उद्देश्य होता है अधिकतम जो प्रोडक्शन है वो प्राप्त करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह जो राज्य के लक्ष्य निर्धारित हैं, राज्य के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में निहित हो जाएगा, नियोजित हो जाएगा। इस अवस्था को औद्योगिकरण राजनीति की अवस्था कहा जाता है। तीसरी जो स्टेज है वह सहभागिता, एकीकरण और राष्ट्रीय कल्याण की नीति है। जब पूरा राज्य पॉलिटिकल सिस्टम यूनिफिकेशन होने के बाद जब एक दिशा में कार्य करता है, तो उसके पास तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं या रिसोर्सेज जो उसके पास नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी पर्याप्त उपलब्धता होती है, या वो इतना अचीव कर लेते हैं कि उस संग्रहित किए गई वस्तुओं और सेवाओं को लोगों में बांटा जाता है, लोगों को पार्टिसिपेशन में हिस्सा दिया जाता है, सबको एक नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में डाला जाता है, और वो वेलफेयर स्टेट के रूप में, यानी वह राज्य जो लोगों के लिए कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करता है। तो जब आपके पास
पैसा होगा नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, या जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, इन सबको कैसे लागू करेंगे। तो ये उसके बाद की अवस्था है कि उसके बाद आप इन नीतियों के माध्यम से जन कल्याण के कार्य आपको करने चाहिए। और चौथी जो स्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कह सकते हैं एफ्लुएंस और अबंडेंस स्टेज कहा जाता है। ऐसी अवस्था जब सब कुछ आपके पास है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह जस्टिसेबल होना चाहिए, कि वह न्यायप्रिय होना चाहिए, वह जस्टिस से दिखना चाहिए सब लोगों के, और वो डिस्ट्रीब्यूशन सब लोगों तक, या हम कह सकते हैं इसको समावेशी विकास हम कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं, सुस्थिरता का विकास आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, और वह सब लोगों तक अपनी अप्रोच रखता है, या ओशियन थ्योरी भी इसको कहा जा सकता है। हाशिए पर या वंचित तबका जो है, डिसएडवांटेज जो ग्रुप है, महिलाएं और तमाम तरह के वर्ग, उन लोगों तक भी वितरण होना चाहिए। तो ये था ऑर्गेन्स्की का आर्थिक स्वरूप में राजनीतिक विकास का सिद्धांत। तीसरे जो महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं वो ल्यूशियन डब्ल्यू पाई हैं। और ल्यूशियन डब्ल्यू पाई का जो सिद्धांत है, इन दोनों रोस्टोव और ऑर्गेन्स्की की अपेक्षा प्योर पॉलिटिकल थ्योरी हम इसको कह सकते हैं, कि वह राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित करके बताना चाह रहा है कि कैसे राजनीतिक विकास को हम माप सकते हैं, या राजनीतिक विकास कैसे होगा। वो पॉलिटिकल सिस्टम की टूल्स को हैं, या उसके जो इक्विपमेंट हैं, या उसके यूनिट्स जो हैं, या पार्ट्स हैं, ऑर्गेन्स हैं, या क्वालिटी हम कह सकते हैं, उसके आधार पर पॉलिटिकल सिस्टम पर सेंट्रलाइज है। इसका मतलब कह सकते हैं कि पहले दो सिद्धांत आर्थिक थे, वहीं यह सिद्धांत पूर्णतः राजनीतिक सिद्धांत है। पाई और सिडनी वर्मा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965, और उसके बाद सिडनी पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966, जैसा हमने पहले पढ़ा कि राजनीतिक विकास की धारणा को स्पष्ट करने के साथ साथ पाई ने 10 महत्वपूर्ण विशेषताएं भी बताई हैं राजनीतिक विकास के बारे में, कि किस तरह से अलग अलग विद्वान राजनीतिक विकास को अलग अलग संदर्भों में देखते हैं। ल्यूसन पाई का मानना है कि जो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, उस संस्कृति का लोकीकरण होता है, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर आप कह सकते हैं, विसरण होता है। जीवन के जो पुराने प्रतिमान हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन हैं, नॉर्म्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं, उनको नई मांगों के अनुकूल बनाने की बदलाव की बात है। जैसे विवाह संस्था है, परंपरागत व्यवस्थाएं हैं और नई व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें जो डिमांड है उसके अनुरूप एलजीबीटी और तमाम तरह के कानून जो बनाए गए हैं, उनका अवसर जो दिया गया है, लिव इन रिलेशन की बात कही गई है, और स्वैच्छिक जो विवाह है उसकी बात कही गई है। तमाम जाति, धर्म, संस्थाएं, पुजारी, कर्मकांड, इन सब को छोड़कर जो नई डिमांड उसके अनुकूल, तो उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाने को ही उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के रूप में डिफाइन किया है। उसका ये मानना है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ये मांग भी बदलती जाती हैं, और इस बदलाव जो प्रकृति का नियम है, उस बदलाव के अनुरूप यदि जो हमारी कल्चर है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, वह बदलती जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर सोशल कल्चर का ये एक हिस्सा होती है, तो उसको अगर बदल दिया जाए तो यही पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और नहीं बदलती है तो रिजिडिटी है, वो अंडर डेवलप्ड है, पिछड़ीपन का प्रतीक है, वे विकास नहीं कर सकता। पाई ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, विशेष रूप से म्यांमार में रीजनल स्टडी की और ये समझा कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और व्हाट आर द टूल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यदि अन्य शब्दों में कहें तो राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण है, तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकरण है जिसमें जनता में समानता, राजनीतिक व्यवस्था में कार्य क्षमता और उसकी उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता बढ़ जाती है। तो इसे ही राजनीतिक विकास के बहुत बड़ा शब्दांत है इनका, कि राजनीतिक संस्कृति अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, दबाव समूह है, तमाम तरह के जो राजनीतिक दल हैं, हित समूह हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सेना है, पुलिस है, शिक्षक समुदाय है, चिकित्सक हैं, ये तमाम तरह की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रन करने वाले, इनका विभिन्नीकरण और विशेषीकरण, अलग अलग स्वरूप होना, पृथक्करण होना और अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना। इसके अलावा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विस्तृत हो, उसमें लोगों की सहयोग बढ़ता जाए, और उस सहभागिता के माध्यम से जो इक्वालिटी है
उस इक्वालिटी को स्थापित कर दिया जाए जो 4 तरह की होती है, तो वह राजनीतिक विकास है। और यदि राजनीतिक व्यवस्था की जो कैपेसिटी है और उसकी जो सब सिस्टम्स होते हैं उनकी ऑटोनॉमी बढ़ती जाए, जो अलग अलग ग्राम पंचायत की बात कहें, राज्य सरकारों की बात कहें, या ऐसे राज्य व्यवस्था के अधीन राज्य के माध्यम से जो कानून बनाए गए हैं, संस्थाएं बनाई गई हैं, विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनकी जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ जाए, तो हम मान लेंगे राजनीतिक विकास हुआ है। पाई ने राजनीतिक विकास की जो 10 विशेषताएं बताई हैं, उन 10 विशेषताओं को कोलमैन ने 3 स्वरूप में ही डिफाइन किया है। कोलमैन कहते हैं कि पाई की इन 10 गहरी और अथाह विशेषताओं को अगर देखें तो पाई के 3 शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं। पहला है इक्वालिटी, समानता, दूसरा है कैपेसिटी, क्षमता, और तीसरा है डिफ्रेंशिएशन, विभेदीकरण या विभिन्नीकरण। इनका क्रम भी ऐसा ही है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो समानता 1 है, क्षमता 2 नंबर पर है, विभिन्नीकरण 3 नंबर पर, यही इनका सही क्रम है। और पहले समता आएगी, फिर क्षमता, और फिर उसके बाद विभेदीकरण। ये आपको ध्यान रखना। इक्विटी या इक्वालिटी, देन कैपेसिटी और देन डिफरेंशिएशन। इन तीनों को सामूहिक रूप से कॉलमैन ने डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा है, विकास संलक्षण कहा है, यानी कि तीनों का मिश्रित रूप है, जिसे ही डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। आइए, समानता जो आपने शब्द सुना होगा वह क्या है। पाई के दृष्टिकोण में आप और हम जो समानता सोचते हैं वैसा नहीं, एक विस्तृत कंसेप्ट है, एक ब्रीफ संक्षिप्त अवधारणा नहीं है। पाई का जो चिंतन है बहुत विस्तृत है, इसलिए ल्यूशियन पाई ने जो इन 3 शब्दों को डिफाइन किया है वो अपने आप में ही एक व्यापकता को, समग्रता को, अखंडता को, एकीकरण को अभिव्यक्त करते हैं। समानता क्या है, क्षमता क्या है, और विभेदीकरण या विभिन्नीकरण क्या है। 4 टर्म्स के रूप में उसने देखा, 4 संदर्भ के रूप में देखा है। उदारवादी सिद्धांत में आइए आप, समानता क्या है। पहले तो किस संदर्भ में हम समानता, क्षमता और विभेदीकरण को समझेंगे, तो सबसे बड़ा आधार यहाँ पाई ने लिखा है, राजनीतिक व्यवस्था की समानता की अवधारणा के प्रति लोगों में सामान्य भावना क्या है। इसका मतलब है कि जो मास है, जो बहुसंख्यक है किसी भी देश में, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, जो सत्ता से दूर रहते हैं, या वो केवल वोट मतदान करते हैं, मतदान ही उनके हिस्से में आया है, शासन करना उनके हिस्से में नहीं आया है, तो वो लोग जो राज्य से बाहर हैं, राज्य की कार्य प्रणालियों से बाहर हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, उन लोगों की सोचने की या भावना जो है, वो स्वभाव की भावना, उससे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी केवल ऊपर कह देने से नहीं है कि सब लोगों को अवसर मिल गया, आरक्षण दे दिया, ऐसे इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी दिखनी भी चाहिए, इक्वालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि अगर इक्वालिटी दी गई है तो क्या आप उसको देख सकते हैं खुली आंखों से। हाँ, समानता अगर होती है तो खुली आंखों से वो दिखाई देती है, और अगर नहीं दिखाई देती है तो वह समानता नहीं। कैसी कैसी 4 तरह की समानता हम देख सकते हैं। ये देखिए, पाए गए एक अलग दृष्टिकोण है और वो तार्किक रैशनल है, और वो दृष्टिकोण अपने आप में ही एक बहुत अधिक व्यापकता रखता है। नंबर 1 पर पहली समानता की बात करें, कानून की समानता एवं नियमों की सार्वभौमिक प्रकृति की समानता। रूल ऑफ लॉ जिसको आप कहते हैं, इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ, कानून की समानता। कानून सबके लिए समान है, सब कानून की नज़र में समान हो, और सब कानून के प्रति सम्मान समान रखते हो, ऐसी भावना समानता है। क्या कानून गरीब और अमीर व्यक्ति के लिए, नीची जातियों और ऊंची जातियों के लिए, अल्पसंख्यक धर्म और बहुसंख्यक धर्म के लिए एक जैसा है। क्या कानून से सुरक्षा की आवश्यकता किसी को पड़ती है, तो वो क्या कानून गरीब और अमीर के लिए एक है, क्या महिला और पुरुष के लिए एक है, बालक बालिकाओं और बुजुर्ग लोगों के लिए एक है, वह अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए एक है, भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी और ब्राह्मण के लिए एक है। तो ये बहुत बड़ी अवधारणा है कानून के संबंध में। दूसरा है कि जो नियमों की सार्वभौमिक प्रकृति है उसकी भी समानता होनी चाहिए। जो रूल भारत में लागू होता है, पाकिस्तान में लागू होता है, अमेरिका में लागू होता है,
सब जगह। जैसे कि ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो उस रूल की जो इम्प्लीकेशन है, उसका जो इम्प्लीकेशन की नेचर है, वह यूनिवर्सल लेवल पर इक्वालिटी रखनी चाहिए। क्या व्यक्ति के लिए, जैसे आर्टिकल 14 में हम बात कहते हैं कि समानता की बात कही गई, तो अनुच्छेद 14 और 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 सब लोगों के लिए एक हैं। 25 से 28 तक एक हैं। जो हम राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, क्या प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया भर में ह्यूमन के रूप में ट्रीट करके इसको लागू किया जाता है, तो वह समानता है। दूसरी समानता का स्ट्रक्चर है राजनीतिक कार्यालय, पॉलिटिकल ऑफिसेज जो होते हैं, जहां राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं, हित समूह हैं, दबाव समूह हैं, संसद है, विधायिकाएं हैं एवं अधिकरण, उनकी एजेंसियां, मंत्रालय हैं, विभाग हैं और उनके अधीन कार्य करने वाले उप विभाग हैं, खंड हैं, सेक्शंस हैं, तहसील, जिला हैं, तहसीलें हैं, उपखंड हैं, पंचायत समितियां हैं, ग्राम पंचायत हैं, में योग्यता एवं निष्पादन या उपलब्धि के आधार पर प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती प्रणाली में समानता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या राजनीतिक स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में जो भर्ती होती है, क्या वह भर्ती सब लोगों के लिए समानता रखती है, या कुछ लोगों को पेपर आउट हो जाता है, कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोगों को इंटरव्यू ज़्यादा नंबर मिलता है, कुछ लोगों को पेपर पहले मिल जाता है, कुछ लोगों को जाति के आधार पर बाहर कर देते हैं, कुछ लोगों को बैकलॉग ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोगों को एनएफएस कर दिया जाता है, कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। जैसे वर्तमान सरकार के भी डाटा जो भारत सरकार ने जारी किए 19-20 के, उसके हिसाब से केवल और केवल जो है जो उच्च सेवाएं हैं, या जिसको आप आईएएस के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स कहते हैं या पीएमओ के ऑफिसर्स कहते हैं, वहाँ जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है और माइनॉरिटी की जो क्लास है, उनका रिप्रेजेंटेशन 0.64% है। तो जो संवैधानिक स्वरूप में आरक्षण दिया गया है, वो यदि 50% है, 49.5% है, तो लगभग इतने वो कार्मिक होने चाहिए, परंतु इस लेवल पर वो कार्मिक नहीं। इसका मतलब है कि भर्ती प्रणाली में समानता नहीं है। जो योग्यता और परफॉर्मेंस होती है, अचीवमेंट होता है, उसके आधार पर कंपटीशन नहीं है। यह कंपटीशन जाति के आधार पर है, वर्ग के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, अमीर गरीब होने के आधार पर है, महिला और पुरुष होने के आधार पर है। इसलिए विकासशील देशों में समानता नहीं है, वो राजनीतिक विकास के ध्येय को अर्जित नहीं कर सकते। दूसरी तरह की समानता वो है कि नहीं है। नंबर 3, जन सक्रियता या मास मोबिलाइजेशन। क्या वास्तव में लोगों में समानता का संचरण हो रहा है? क्या लोग समानता का अर्थ भी समझते हैं कि नहीं समझते? एक बिल्कुल छोटे से उदाहरण से, कि क्या भारत के लोग या विकासशील देशों के लोग ये समझते हैं कि इस देश के निर्माण में और संचालन में उनका योगदान है? क्या जो बजट है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है टैक्स का भुगतान करने के संदर्भ में? क्या वे समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तमाम तरह के कार्मिक जो कुछ देश से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो सूट पहन रहे हैं, मफलर पहन रहे हैं या टी शर्ट पहन रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की जो यात्राएं कर रहे हैं, क्या वो उनके पिता और दादा की संपत्ति है, या वो ये मानते हैं कि भारत के आम आदमी की खून और पसीने की जो मेहनत है, उस मेहनत के बलबूते पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, रिप्रेजेंटेटिव, तमाम तरह के जो कार्मिक हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो उनके खून पसीने की कमाई पर ऐशो आराम कर रहे हैं? क्या वो ये समझते हैं? क्या सब लोगों में जन सक्रियता है? क्या वो लोग ये जानते हैं कि राज्यसभा में कैसे जाते हैं, विधान परिषद में कैसे जाते हैं, चुनाव में क्या पैसा खर्च होता है? वो क्या समझते हैं या नहीं समझते? चाय की दुकान पर, चौपाल पर उनका क्या आइडिया है? वह इक्वालिटी को डिफाइन करता है। राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों में भाग लेने की समानता अर्थात जन सहभागिता और लोकप्रिय भागीदारी। क्या ग्राम सभा का जो संवैधानिक मंच दिया गया है, उस मंच पर सब लोग भाग लेते हैं? क्या सार्वजनिक बहस में लोग भाग लेते हैं? क्या प्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं, उनसे प्रश्न उत्तर करने के लिए भाग लेते हैं? क्या उनकी डिमांड है कि शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएं, चिकित्सा संस्थान खोले जाएं, रोजगार दिया जाए, पेयजल की व्यवस्था की जाए, सिंचाई जल की व्यवस्था की जाए, रास्तों की व्यवस्था की जाए, सड़क की व्यवस्था की जाए, संचार साधनों की व्यवस्था की जाए, या
वो ये मानते हैं कि जो चल रहा है राजनीति में कि मंदिर बना दिया जाए, स्टैचू बना दिए जाएं, केवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आंकड़ों में दिखा दिया जाए, या कुछ पैसा बांट दिया जाए सम्मान निधि तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से, या उनको बीपीएल लिस्ट में जोड़ दिया जाए, या उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाए। क्या वो ये मानते हैं क्या डिसीजन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी है या नहीं है? जो नीति बनाई जाती है, जो निर्णय लिए जाते हैं, क्या उन नीति निर्माण में और निर्णय लेने में उस तबके को शामिल किया जाता है जिस पर ये नीति लागू होती है? किसान, जो मृदा सोल कार्ड बनाया गया, क्या किसानों को शामिल करके बनाया गया? जो पेंशन योजना है, क्या कार्मिकों को शामिल करके बनाया गया? जो तमाम तरह की नीति निर्णय लिए गए हैं, वो कानून जो बनाए गए हैं, क्या उस पक्ष को शामिल किया गया है या नहीं किया गया? उस पक्ष की भागीदारी लोकप्रिय भागीदारी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए कानून है तो विद्यार्थियों की भागीदारी, किसानों के लिए कानून है तो किसानों की पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मजदूरों का है तो मजदूरों का पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या आप केवल कोएसिव एक्शन के माध्यम से, पुलिस और सेना की ताकत के माध्यम से, या 35% लोगों ने आपको वोट दे दिया और आप प्रधानमंत्री बन गए, आपका दल जीत गया, और आप दादागिरी या हिटलर या ताकत के बल पर लोगों पर कानून लागू कर रहे हैं, उनकी भागीदारी शून्य है या आप उनसे पूछते ही नहीं हैं? ये बड़ा मुद्दा है। पाई दूसरी क्षमता, कैपेसिटी, जो व्यवस्था से सिस्टम की बात करता है, 4 तरह की कैपेसिटी की बात कही है। राजनीतिक शासन प्रणाली की कार्य निष्पादन की क्षमता, इसका महत्व, पैमाना, स्तर क्या है? जो पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था या राज्य काम करता है, उस राज्य की काम करने की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या कैसा है, और उसका मेजरमेंट का लेवल कैसा है, स्कोप कैसा है। राजनीतिक व्यवस्था में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह नकारात्मक नीतियों को, या जो है ऐसी कैपेसिटी रखे कि विश्व स्तर तक का पैमाना, जैसे यहाँ विश्वविद्यालय हैं भारत में, वो राजकीय विश्वविद्यालय, क्या वो दुनिया के अन्य विश्वविद्यालयों के बराबर कंपटीशन या प्रतियोगिता में भाग लेने की क्षमता रखते हैं? क्या भारत के विश्वविद्यालयों में, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, तो क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समानांतर वो कैपेसिटी और इम्पोर्टेंस रख सकता है? नहीं रख सकता। यहाँ एक अकेले डिपार्टमेंट में 300-400 स्टूडेंट हैं, वहाँ पूरे यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट हैं, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ ये एक बड़ा नंबर जो है उसको कैसे परफॉर्मेंस करेगा। दूसरा, उसकी जो वर्किंग स्टाइल है और यहाँ की जो वर्किंग स्टाइल है, तो हम इसे समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, भले वो संसद कह लीजिए, विधायिका कह लीजिए, ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए, शिक्षा कह लीजिए, ये सब लोग की परफॉर्मेंस लेवल क्या है? वो केवल बोझा ढो रहे हैं, घाटे का सौदा है, या केवल काम कर रहे हैं, या जी रहे हैं, बस उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वैश्विक लेवल की कोई कैपेसिटी नहीं है। कुछ नामचीन इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया जाए, वो अपने आप में ही एक धब्बा है, क्योंकि वहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो उस कैपेसिटी का कोई मतलब भी नहीं है। दूसरी तरह की क्षमता, लोक नीति को लागू करने में राजनीतिक प्रणाली की इफेक्टिवनेस कितनी है, स्किल उसका कितना है, कार्यकुशलता की उसकी क्षमता क्या है। कोई भी जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम बनी, योजना बनी, उस योजना की जो पॉलिटिकल सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो कैसी है उसमें। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू ने 1952 में चलाया, मोदी ने मृदा स्वास्थ्य परीक्षण 2015 में चलाया, दोनों की सेम जैसी दुर्दशा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि वो मोदी की योजना भी पूरी तरह विफल हो गई और नेहरू का ये प्लान भी पूरी तरह विफल हो गया। तो पॉलिटिकल सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है किसी भी प्लान को लागू करने में? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें कि 2020 में बनी, 3 साल हो गए, अभी इस पॉलिसी का कुछ नहीं है, कुछ राज्यों ने इसको शुरुआती स्तर पर लागू किया है, बहुत कम इसकी परफॉर्मेंस है। तो ये पब्लिक पॉलिसी तो बना दी जाती है, परंतु उस पॉलिसी को इफ़ेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है लोगों के पास, या जिन लोगों पर लागू स्किल नहीं है, या उनसे पूछ कर नहीं बनाया गया, कैपेसिटी नहीं है सिस्टम की, हम ये कह सकते हैं। तीसरी क्षमता है प्रशासन में तार्किकता की और लोक नीति के प्रति लौकिक अभिविन्यास की क्षमता। जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी इम्प्लीमेंटेशन की यूनिट है, जो भी राजनीतिक व्यवस्था कोई नीति बनाती है, कोई कार्यक्रम लागू करती है, कोई परियोजना बनाती है, कोई प्लान्स बनाती है, इन प्लान्स, पॉलिसी, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स को लागू करने में या निर्माण करने में
क्या रैशनलिटी का यूज किया जाता है या नहीं किया जाता, या केवल पॉलिटिकल वोट बैंक को भुनाने के लिए ऐसा प्रशासन कार्य करता है, या अपने आकाओं को, राजनीतिक मंत्रियों को या राजनीतिक प्रतिनिधियों को या उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार प्रशासन कार्य करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है विकासशील देशों में। क्या एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, या प्रशासन का विकास है, प्रशासनिक विकास है, अलग अलग संदर्भ होते हैं। तो प्रशासन में रैशनलिटी है या नहीं है। और जब पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें जो पब्लिक ओरिएंटेशंस हैं उनको पहचानने की, लागू करने की क्षमता है कि नहीं है। चौथी क्षमता है उचित मांगों को स्वीकार करने, पूर्ण करने और अनुचित मांगों को नकार करने की क्षमता, इग्नोर करने की। तो जो डिमांड्स होती हैं तो वो डिमांड्स जो कि उचित हो उन्हें स्वीकार करना और उनको पूर्ण करना, और यदि मांग अनुचित है तो उसको नकार देने की क्षमता व्यवस्था में है या नहीं है। तीसरी विशेषता है संरचनात्मक विभेदीकरण की विशेषता। इसके विचार निहितार्थ हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, तो इसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हैं, श्रम विशेषीकरण भी कह सकते हैं, विशेष योग्यता आधारित विभाजन भी कह सकते हैं। शक्ति विभाजन एवं शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था दोनों अलग अलग है साथियों। आपको डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर्स अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। शक्ति विभाजन की व्यवस्था शक्तियों को विभाजित तो करती है, परंतु विभाजन के बाद भी एक इकाई उन सब शक्तियों का संचालन कर सकती है, उपयोग कर सकती है। परंतु शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसमें न केवल शक्तियों का विभाजन किया जाता है, अपितु शक्तियों के विभाजन के साथ ही उन शक्तियों को होल्ड करने की, उन कार्यों को निष्पादित करने की यूनिट भी अलग अलग सेपरेट होती हैं, और वो एक दूसरे में के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। भारत में शक्ति विभाजन है, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है। शक्ति पृथक्करण अमेरिकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता है, केवल अमेरिकी की। शक्ति विभाजन अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता हो सकती है, संघात्मक व्यवस्था की विशेषता हो सकती है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर जिसको आप कहते हो, ये निसंदेह है अमेरिकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की विशेषता है, जिसके साथ चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है, वो स्पेसिफिक अमेरिका है। तो शक्ति विभाजन संघात्मक का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति विभाजन उन व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो अध्यक्षात्मक नहीं है, जबकि शक्ति पृथक्करण अध्यक्षात्मक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। संरचनाओं का विस्तरण या फैलाव या कार्य विशेष, जो स्ट्रक्चर हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं, उनका विशिष्ट स्वरूप कितना है, वो संरचनाएं कहाँ कहाँ कार्य करती हैं, और उन संरचनाओं के द्वारा कौन कौन सा विशेष कार्य किया जाता है। मतलब न केवल नौकरशाही में भी, तो राजनीतिक रूप में भी विशेषीकरण होता है, और वह संरचनाएं अलग अलग सब जगह फैली होती हैं और उनमें विशेषीकरण का सिद्धांत है। तीसरा जो विभिन्नीकरण है वह राजनीतिक प्रणाली के कार्य क्षेत्र में श्रम विभाजन की समरूपता और व्यवस्था का विविध राजनीतिक भूमिकाओं के कार्यों में विशेषीकरण पर भी निर्भर करता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो वर्किंग एरिया है, उस वर्किंग एरिया में डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं है, उसकी इक्वालिटी सब जगह है कि नहीं है, उसमें इंटीग्रेशन सब जगह है कि नहीं है, और जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के अनुसार विभाजन है या नहीं है। क्योंकि जो जो विविधता है, जैसी जैसी व्यक्तिगत अंतराल है, पहचान है, उसके अनुरूप ही आपको कार्य करना होगा। कि मान लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम में महिलाओं का मुद्दा है तो महिलाओं के माध्यम से आप उसको स्पेशलाइजेशन है कि नहीं है, खेती कृषि खेती का मुद्दा है तो उसके अनुसार है कि नहीं है, चिकित्सा का मुद्दा है, अलग अलग जो मुद्दे उसके हिसाब से। चौथी जो विभेदीकरण है वो है विभेदीकरण विशेषकरण राजनीतिक प्रणाली के अलग अलग भागों और अंगों के बीच विखंडन और अलगाव उत्पन्न नहीं करता, तो ये जटिल संरचनाओं प्रक्रियाओं का पुंज में एकीकरण करता है। अलगाव का आधार नहीं है। जो शक्ति विभाजन किया गया है, शक्तियां बांटी गई हैं, जो अलग अलग संरचनाएं बनाई गई हैं, अलग अलग इकाइयों को अलग अलग कार्य दिया गया है, वो कार्य इसलिए नहीं दिया गया है कि सिस्टम के अंदर की एलिएशन हो जाए, अलगाव हो जाए या फ्रेगमेंटेशन हो जाए, अपितु तो इसलिए दिया गया है कि सब लोग अलग अलग ऑटोनोमी के साथ अपना अपना कार्य करें, ताकि सिस्टम अचीवमेंट को प्राप्त कर सके और वो सब इंटीग्रिटी के रूप में कार्य करेंगे, एकीकृत के रूप में कार्य करेंगे, तभी राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक विकास के ध्येय को प्राप्त कर सकती है। ये पाई के तीन आयाम थे, और तीन आयाम राजनीतिक प्रणाली के हृदय माने जाते हैं, के रूप में देखा जाता है। उनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पाई ये कहते हैं कि वह राजनीतिक विकास का प्रमुख केंद्र बिंदु है।
जब हम समानता की बात करते हैं तो ये समस्या राजनीतिक संस्कृति विविधता के बारे में जन भावनाओं व्यवस्था के प्रति वचनबद्धता से जुड़ी हुई है। पॉलिटिकल कल्चर और लिजिटिमेसी और पब्लिक इमोशंस और उनको पूरा करने की व्यवस्था से यानी लोग व्यवस्था से चाहते हैं समानता। कैपेसिटी की बात करते हैं तो जो प्राधिकृत संरचना है उसकी परफॉर्मेंस क्या है उससे जुड़ी हुई है। और जब विभेदीकरण की बात करते हैं तो ये प्राधिकृत जो संरचना है अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स है और बड़े स्तर पर समाज की सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, जो अपने आप में ही एक बहुत विस्तृत अवधारणा है। ये थी साथियों राजनीति विकास की ल्यूशन पाई की संकल्पना, 3 शब्दों में समानता, क्षमता और विभेदीकरण क्रमशः। और इन तीनों के आधार पर उन्होंने राजनीति विकास के सिद्धांत को डिफाइन किया है। नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे आमंड और पावेल तथा ल्यूशन डब्ल्यू पाई की जो राजनीति विकास का उपागम है उसमें समानताएं असमानताएं क्या हैं, और आमंड पावेल के अनुसार कोई राज्य पिछड़ा हुआ राज्य, विकासशील राज्य, बैकवर्ड स्टेट, डेवलप्ड स्टेट कैसे बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।